नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़। मऊ में हुई घटना को लेकर आज पूरे देश में रोष है। इस बात को लेकर भी बात हो रही कि एक सांसद और मंत्री के बीच में से स्टेज पे क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जिस घटना ने सबका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। हमारे साथ समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी आपको बताते चले कि किस तरह से मऊ में ट्रेन उद्घाटन के समय जो घटना घटी, जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद थे, वहीं सांसद राजीव राय पहुंचे, जहां पर आपसी विवाद शुरू हो गया। कहते हैं कि दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता थे वो नारेबाजी करने लगे, राजीव जी को रोका गया और वहाँ का माहौल इस तरह से बिगड़ गया कि पुलिस को पूरी फोर्स लगानी पड़ गई कि वहाँ मामला शांत करने के लिए। अब मामला तब शांत हुआ जब राजीव जी गए, तो क्या साजिश थी, क्या मामला था? हमारे साथ दीपक जी, उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। और सर, जो घटना कल हुई आपको पता चला होगा, क्योंकि इस समय पूरे देश में, इस समय उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से हुआ है, क्योंकि किस तरह से एक सांसद का अपमान कह सकते हैं, या आप सोचे ऊर्जा मंत्री मौजूद थे, सब लोग थे और सब लोग बड़े वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। अगर कोई भी कार्यकर्ता ऐसा कर रहा है कि आपके अंदर पावर नहीं है उसको संभाल लेने की, किस तरह देखते हैं इस घटना को? देखिए, आप पूरी घटना चक्र को देखिए तो उसके पीछे वहाँ के जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं, जिसमें मंत्री ए.के. शर्मा जी भी शामिल हैं, इनकी हठवादिता, अराजक मनोवृत्ति और लोकतंत्र में अनास्था है। भाई राजीव राय जब से सांसद बने हैं और उसके पहले भी वो गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। कोई गरीब मलेशिया में फंस गया तो उसकी मदद कर लेते हैं। और हमारे जो मंत्री हैं ए.के. शर्मा जी, बेचारे ये मंत्री होने के बावजूद भी किसी की मदद कर नहीं पाते, तो एक कुंठा तो होती है। तो यह उसी कुंठा का नग्न प्रदर्शन है कि राजीव राय की लोक छवि को खराब की जाए। जब उपचुनाव हुआ था मऊ में, तमाम कोशिशों के बावजूद भी ए.के. शर्मा जी भाजपा को चुनाव नहीं जिता पाए। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा के आम चुनाव। राजीव राय जी इनके मंत्रिमंडल के एक सहयोगी के पुत्र को पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव हरा दिए। तो जाहिर सी बात है कि हार की हताशा, सामने चुनाव है, आका तो पूछेंगे ना, भाई हमने तुमको बिना चुनाव जीते मिनिस्टर बना दिया, तुमने किया क्या? तो ये वही है। और दूसरा आप देखिए, चयनित प्रतिनिधि के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, एक हाँ। और फिर सांसद राजीव राय जैसा व्यक्ति जो जनेश्वर मिश्र का, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र का शिष्य हो, चंद्रशेखर जी के साथ जिसने अपने युवा अवस्था में काम किया हो, वो अपने कार्यकर्ता का अन्याय देखकर चुप रहेगा? स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के पुत्र के साथ जो पुलिस ने बदसलूकी की, स्वस्थ लोकतंत्र में यह एक तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, मैं तो प्रहसन जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरा हनन है। एक तरफ सत्तोन्मुख अहंकार है और एक तरफ लोकतांत्रिक तकाजे हैं। यह लड़ाई लोकतांत्रिक तकाजा बनाम सत्ता मद है। तो एक सवाल और रहेगा सर, जहाँ पर ए.के. शर्मा जी ने ये भी कहा है कि सपा सिर्फ श्रेय लेना चाहती है और वो श्रेय चाहती है। यहाँ पर भी सिर्फ ये था कि जो उनके साथ गुंडे आए थे उन्होंने ही वाद विवाद जो हुआ उसी वजह से हुआ। तो क्या एक जनता के सामने एक छवि है सर कि लोग समझते हैं जो नेता, राजनेता आप दिखाने के लिए लड़ते हैं, आपस में बड़ा प्रेम, लेकिन जो छवि, जो फोटो वायरल हो रही है जिसमें हाथ दिखा के बात हो रही है, आक्रोश दिख रहा है, वो क्या दर्शाती है? वह यह दर्शाती है कि लोकसभा सदस्य भाई राजीव राय की मौजूदगी में चाहे वर्दीधारी गुंडे हों या बिना वर्दी के गुंडे हों, किसी कार्यकर्ता का अपमान नहीं कर सकते। यही तो हुआ। पुलिस अनैतिक तरीके से
अलोकतांत्रिक तरीके से, अतिरंजित तरीके से एक विधायक के बेटे को, जो वहीं का ब्लॉक प्रमुख भी है, उसको अपमानित कर रही है, उसको मंच से किनारे कर रही है। तो राजीव राजी ने टोक दिया। अब टोक दिया तो जैसे अहंकार होता है ना, मुझे कैसे टोक दिया गया, तो बस। लेकिन वो कहते हैं ना कि सितम के और 4 दिन, गम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यह प्रतिकार और मुखर प्रतिकार यह बतलाता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। और जहाँ तक राजीव राजी को मैं जानता हूँ, वह नेताजी, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र और कल्पनाथ राय की विरासत के व्यक्ति हैं, तो बोलेंगे। साजिश नहीं लगा कि राजीव राय जब चले गए तब माहौल शांत हो गया? क्या उस समय माहौल शांत हो जाता? उसी स्टेज पे AK शर्मा भी मौजूद होते, उसी स्टेज पे राजीव राय भी, तब कार्यक्रम संपन्न होता। उनके जाने के बाद ही क्यों शांति आई? क्या कोई षड्यंत्र था? बिल्कुल षड्यंत्र था। AK शर्मा जी न अच्छे वक्ता हैं, न अच्छे नेता हैं, न अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन मोदी जी की असीम कृपा, उन्होंने उन्हें बिना कोई चुनाव जीते मिनिस्टर बना दिया। और उनकी मिनिस्ट्री का आलम ये है कि हम लोग बचपन में देखा करते थे कि जब बिजली आती थी तो तालियां बजती थी, अरे बिजली आ गई। ऐसा दृश्य आजकल दिखते हैं। आप 1 घंटा में रहिए, ये लखनऊ की शाम है, शाम अवध मशहूर है, गज़लें लिखी गई हैं, आप रहिए 1 घंटा, 1 घंटे में 3 बार बिजली आएगी और फिर जाएगी। तो अब AK शर्मा जी को लगता है कि पहले उपचुनाव घोसी का हारे, फिर घोसी और मऊ दोनों एक ही हैं, लोकसभा बुरी तरीके से हारे, और अब जो आगामी उपचुनाव फिर होने जा रहा है वो भी हारेंगे, और उसके बाद फिर विधानसभा हारेंगे। तो फिर ऐसा कुछ करो कि छवि खराब करो। इसको छवि हत्या की राजनीति करते हैं। राजीव राय की छवि खराब करने की यह एक सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, आप ये बताएं, मैंने देखा कि कल कुछ भाजपा की दिग्भ्रमित महिलाएं, मैं दिग्भ्रमित कह रहा हूँ, जो अधिनियम आ चुका है उसी अधिनियम के बारे में पूछ रही हैं कि वो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? 2023 में वो लागू होगा, आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अधिनियम क्या बार बार आता है? वह पूछने पहुंच गई। इन्होंने सबको मिठाइयाँ खिलाई, सबने खाई भी। तो जब उनसे काम नहीं चला तो बाद में उन्होंने जो प्रशिक्षित गुंडे हैं ना, प्रशिक्षित गुंडे हैं, फिर उनको लेके माहौल ख़राब किया। अरे भाई, वो वहाँ के सांसद हैं, केंद्र की स्कीम है, लागू हो रही है, उसके लिए उन्होंने संसद में सवाल उठाया था। जब रेल मंत्री को नहीं आपत्ति, जनता को नहीं आपत्ति, हम राजी तुम राजी, कहाँ से आए पाजी? तो इसलिए राजनीति का सवाल एक और रहेगा सर। अभी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने 2 बार इस घटना को, इस बारे में, इस बात को कह चुके हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल की बचत करें, वर्क फॉर होम करें, साथ में विदेश यात्रा को जितना हो सके रोकें। तो किस तरह देखते, क्या कोई बड़ा संकट होने वाला है, आने वाला है, जिससे हमें बचना चाहिए, या हमें बताया नहीं जा रहा है? या जैसे होता है ना कि माता पिता ऐसे होते हैं कि कुछ बड़ी घटना होती है, बच्चों को नहीं बता रहे, लेकिन हाँ हम झेल रहे हैं। कुछ ऐसा है कि अगर पेट्रोल और डीजल हम कम जलाएंगे या कम मिल रहा है, हम कुछ काम जो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकते, और ये 1 साल तक सोना नहीं खरीदने का मतलब व्यापारियों के ऊपर कुछ इसका हनन होगा, उनके परिवार का, उनकी स्वतंत्रता का। इस चीज़ को लेकर क्या देखते हैं? प्रधानमंत्री जी की बात या तो वो खुद समझें या खुदा समझें। उन्होंने क्या कहा? कोई विदेश न जाए। और यह कहते हुए वह हेमंत बिस्वा शर्मा जी का, मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण समाप्त होने के बाद ही 4 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं। मेरे एक नीदरलैंड के दोस्त ने बताया कि आपके प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अरे हमने कहा वो कहाँ जाएंगे भाई? उन्होंने तो आह्वान किया कि कोई विदेश न जाए। अब आप देखिएगा वो नीदरलैंड में सोने की खरीदारी भी करेंगे। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री को अपने कहे गए वचन का अनुपालन करना चाहिए। मैं देख रहा था
50 गाड़ियों के जत्थों के साथ निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग पेट्रोल और डीजल कम खर्च करें। मैं इसका पालन कर रहा हूँ। ये सही बात है कि पेट्रोल और डीजल हमारा जितनी मांग है उसके अनुपात में लगभग 70% आयात किया जाता है। अगर हम पेट्रोल और डीजल के उपभोग को नियंत्रित कर ले तो हम पे विदेशी कर्ज भी कम हो जाएगा, ये तो सही है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए, समाजवाद को पे काम करना चाहिए, तो मैं पहले खुद तो सादगी भरा जीवन जीऊँ और समाजवाद पे काम करूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा आप विदेश मत जाइए और खुद विदेश चल दिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप गाड़ियों के जत्थे हुजूम कम करिए और खुद गाड़ियों के जत्थे और हुजूम बढ़ा दिए। तो उनकी बात कोई क्यों मानेगा, क्योंकि उनकी बात में नैतिकता नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात स्वयं नरेंद्र मोदी जी नहीं मान रहे हैं तो दीपक मिश्रा को मनवाने का नैतिक अधिकार उनमें कहाँ है। हाँ, एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। देश पे अन्न संकट आया, उन्होंने सोमवार का अन्न त्याग दिया। लोगों को पता चला, अरे आप प्रभु ये क्या कर रहे हैं, आपने अन्न क्यों त्याग दिया एक दिन का। तो उन्होंने कहा देश पे अन्न संकट है, अगर हर नागरिक एक दिन का अन्न त्यागेगा तो भी देश में कुछ भला होगा, भूखमरी कम होगी। और सबने सोमवार को व्रत रहना शुरू कर दिया। उसको विजय व्रत की बाद में उपाधि दी गई। तो प्रधानमंत्री जी पहले अपनी विदेश यात्रा निरस्त करें। दूसरा, अपनी पार्टी के उन नेताओं का जो सोने और चांदी का नग्न प्रदर्शन आंखों को चुभने वाला करते हैं रोके। और दूसरा, कहते हैं कि बाजार नियंत्रित नहीं होता दाम बढ़ाते समय। अब कैसे बाजार नियंत्रित करने आ गए। हमें तो लगता है कहीं ऐसा न हो कि कहीं सोने की कोई खादान वदान अडानी अंबानी जी को देने का इरादा हो। क्योंकि जब वो कहते हैं सुधार की बात करते हैं तो मुझे डर लगता है। वो कहते हैं ना कि पहले हम कांटों में भी सो लिया करते थे, अब कोई फूल भी बढ़ाता है तो डर लगता है। हम लोग अपने प्रधानमंत्रियों की बातें आंख बंद करके वैचारिक मतभेद के बावजूद माने हैं। मोदी जी की बात कैसे मानी जाए जब वो खुद ही और उनकी पार्टी ही नहीं मान रही है। वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि हम किसी घूसखोर को कोई पद नहीं लेने देंगे और ऑन स्क्रीन घूस लेने वाले को मुख्यमंत्री बना देते हैं। वो कहते हैं कि विदेश यात्राएं आप मत कीजिए और खुद ही 4 देश की यात्रा पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि सादगी जियो और सुबह शाम दोपहर 3 तरह के कपड़े। यह देश तो गांधी का है, गांधी भी गुजरात के ही थे। एक कपड़ा पहना और उसी में जीवन अंत तक रहे। आपने गांधी को कभी दूसरे कपड़े में देखा है? जानते हैं क्यों? गांधी, अडानी और अंबानी इस द्वारा पोषित नेता नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री जी अफसोस या प्रतिबद्ध राष्ट्रवादी नेता या कार्यकर्ता नहीं रहे, वह उद्योगपतियों के सिरमौर हैं। प्रधानमंत्री न होते तो मैं एजेंट शब्द कहने से हिचकता नहीं। सर, आखिरी बार ये है कि जो लखनऊ का या उत्तर प्रदेश का जो भी पूरे देश का जो व्यापारी, प्रधानमंत्री कही बात जनता आंख बंद करके सुनती है। तो जो सोना चांदी बंद करने की बात, सोना बंद करने की बात 1 साल तक नहीं खरीदना, तो ये जो व्यापारी हैं जो इस समय झेल रहे हैं, उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, अपनी बात रखने के लिए रोष भी है, उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे अंतिम वचनों में? हर देशभक्त का ये कर्तव्य है, चाहे वो हमारी तरह राजनीतिक कार्यकर्ता हो, आपकी तरह पत्रकार हो, व्यापारी हो, कलेक्टर हो, कलेक्टरी का चपरासी हो, विद्यार्थी हो, प्रोफेसर हो, कुलपति हो। हर देशभक्त का यह कर्तव्य है कि अगर राजा गलत बोले, गलत कहे, गलत करे तो उसका प्रतिकार करें, सविनय अवज्ञा करें। जब ब्रिटानिया हुकूमत के हुक्मरानों ने गलत बयानियाँ की थी, गलत नीतियाँ आरोपित की थी, तो उस समय के हमारे महान नेताओं ने सविनय अवज्ञा की थी। आप सविनय अवज्ञा कीजिए। जब हमारे प्रधानमंत्री जी की बात खुद वे स्वयं नहीं मान रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं, तो हम आप मांग करने के लिए, उस बात को मानने के लिए मजबूर नहीं है। देश में स्वस्थ और स्वतंत्र लोकतंत्र है
प्रधानमंत्री द्वारा कुचलने और बाधित करने के बावजूद। इसलिए ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वरना हम पे आप पे मुकदमे की बात भी हो सकती है। तो हम पे आप पे मुकदमा अगर सरकार करना चाहे तो खूब करे, लेकिन हम पे और आपके करने से पहले बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा कर दे। लेकिन ये भाजपाइयों को तो पता भी नहीं होगा कि बहादुर शाह जफ़र कौन है। इन्हें नहीं पता होगा कि बहादुर शाह जफ़र इस मुल्क के 1857 के वो नायक थे जिनकी अगुवाई में तात्या टोपे और वीर कुंवर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने कहा समझौता कर दो, इन्होंने कहा नहीं। तस्तरी में इनके दोनों बेटों की लाश इनके सामने आती है और रोते हुए वो बहादुर शाह जफ़र लिखता है कि कितना था बदनसीब जफ़र कफन के लिए, 2 गज़ ज़बी भी न मिली मुगले दयार में, देशभक्त और इस देश का शायर। हो सकता है हमारे भाजपा साथियों को फ़र्क ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि अशफाक़ुल्लाह खान और जिन्ना में क्या फ़र्क है, बहादुर शाह जफ़र और आतताइयों में क्या फ़र्क है। आपने देखा नहीं बहादुर शाह जफ़र की प्रतिमा पे उनकी तस्वीर पे कालिक पोत दी, जिसको हमारे तात्या टोपे ने अपना नायक माना, जिसको वीर कुंवर सिंह ने आज़ादी का योद्धा मानकर जिनके नेतृत्व में आज़ादी का सिंहनाद किया। तो अफसोस कि आजकल हमारे देश की राजनीति सब कर रही है, सिर्फ नीतिगत कोई काम नहीं कर रही है। राज इधर नीति इधर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने मऊ घटना पर बात करी, साथ में बदलती हुई राजनीति की बात करी। बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ। मैं एकता आपसे ज़्यादा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।